हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा स्टूडेंट आईक्यू, तो आपके सामने मेरा चैनल खुल के आ जाएगा। इस चैनल पे आप जो है ना 10th क्लास, 12th क्लास और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम के वीडियो सिंपल भाषा में और इजी वे में आराम से देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के वन शॉट में वीडियो कराने वाला हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं इसको बताने का प्रयास करूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं इसको छोड़ते चले जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी ग्रामर इन वन शॉट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं, तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यहां से अ से लेकर अ तक को हम लोग स्वर कहते हैं और टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अ से लेकर अ तक स्वर होते हैं, इनकी संख्या 11 होती है। इसको आपको माइंड में रखना है। अगर कोई पूछेगा अ से लेकर अ तक कितने होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। अंग और अह को हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ये हो गए 2, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है क से लेकर म तक। क से लेकर म तक को हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि म कौन सा व्यंजन है, तो कहिएगा सर स्पर्श व्यंजन है। ख, ग, घ माने क से लेकर म तक ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसको आपको याद रखना है। य, र, ल और व, य, र, ल और व इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल और व को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन भी समझ गए आप लोग। य, र, ल, व को हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। तीनों स यानी तालाबे स, मूर्धन स, दम स और ह, इनको बोलते समय मुख से गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं उष्म व्यंजन। तो तीनों स और ह कौन व्यंजन कहलाएगा, तो उष्म व्यंजन कहलाएगा। इसको आपको याद रखना है। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये तीनों संयुक्त करके बनाए जाते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र ये तीनों संयुक्त करके बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो 4 के 12 ये हो गया। और ढ और ड ये हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं 2। इस प्रकार कुल मिलाकर अगर बात की जाए, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके टोटल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं या ध्वनियां होती हैं। तो आपको याद हो गया होगा। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखिएगा। मैं बार बार इस पर समझा नहीं सकता हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ही इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, है ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दिखाई दे रहा है सबको ऊपर तक, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्णों के उच्चारण स्थान। कह देगा कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो आपको यहाँ पे निकालना रहता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 1 नंबर देखो, कंठ। एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, संस्कृत के वीडियो में बताया भी हूं मैं, एकदम आसान में। अपुह विसर्जनियाना कंठा यानी अ, आ और क, ख, ग, ग। क, ख, ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक। अ, आ, क, ख, ग, ग, ह और विसर्ग। तो अकुह यानी अ, आ, क, ख, ग, ग, आ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो बताइए कंठ से कौन कौन से होता है, तो अ, आ, कवर्ग। अ, आ, कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ
और ह और विसर्ग, अ आ क ख ग घ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्तन किससे होता है? तो कंठ से होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं कंठ वाले वर्ण। तो समझ में आ गया? अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए कि अ का उच्चारण स्तन क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा? तो आप कहिएगा सर कंठ होता है। कोई कहेगा ख का उच्चारण स्तन क्या होगा, तो आप कहिएगा कि वह क्या होगा? कंठ होगा, ठीक है ना? तो अ आ क ख ग घ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्तन क्या होता है? तो कंठ होता है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखो इच्छा वसस्य तालु, इच्छा वसस्य तालु, एक चीज याद रखिएगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तालाबे सो, मूर्धन सो और दम सो, ये तीनों सो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर कोई पूछेगा कि तालाबे सो का उच्चारण स्तन क्या है, तो हम लोग कहते हैं तालाबे सो यानी तालु से, मूर्धन सो यानी मुंह से, और दम सो माने दांत से। तो तीनों सौ का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तालाबे सौ तो कौन चीज से? तालू से, मूर्धन सौ मुंह से, और दम सौ दांत से। तो ये तीनों सौ का अलग अलग हो गया। उसके बाद हर्षई दीर्घई और चौवर्ग य और स तो हम लोग पढ़िए लिए, ठीक है? हर्षई दीर्घई चौवर्ग और य, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो तालू से होता है। क्वेश्चन पूछेगा य का उच्चारण स्थान क्या है, तो कहिएगा तालु। य का उच्चारण स्थान तालु, दीर्घई का उच्चारण स्थान तालु, ठीक है ना? च का उच्चारण स्थान तालु। इसको बंद करो बस, ठीक है? तो इच्छा वसस्य तालु आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मूर्धा, यानी मुंह से। तो आप जानते हैं रीटू रसाणा मूर्धन्य, रीटू रसाणा मूर्धन्य का मतलब होता है री, टठ डड आ र आ स तो पढ़िए लिए हैं, मुंह से होता है। तीनों स में याद रखिएगा आप लोग, तीनों स हमने पहले ही बता दिया है। बस री टवर्ग और र, देखिए अगर नहीं याद होगा ना तो देखिए टर्टर टर्टर मुंह से कौन कहता है? मेढक। तो याद रखिएगा टर्टर टर्टर ये मुंह से किया जाता है, और री और टर्टर और र ये किससे हो जाएगा? आपका मूर्धन्य से। तो री टठ डड र और मूर्धन स ये होता है, मुंह से उच्चारण होता है, इसको आपको याद रखना है। दांत से देखो ऋतु रसाना दंता होता है, यानी देखो लिरी रहता है लेकिन लिरी नहीं दिया है, तो तथा दद और ल और स, तो ये स तो पढ़ाइए दिए हैं। तथा दद और ल किससे होता है? तो कहिएगा सर दांत से। त थ द, तो ये सब दांत से होता है। तो तथा दद और ल ये सब किससे होता है? दांत से होता है। तो इसीलिए तथा दद और ल और स को हम लोग दांत से उच्चारण करते हैं, ठीक है? ओठ से देखो कौन कौन उच्चारण होता है। उप देखो हर्षऊ दीर्घऊ और पवर्ग, देखिए याद रखिएगा हर्षऊ दीर्घऊ और पवर्ग ये किससे होता है? ओठ से होता है। हर्षऊ दीर्घऊ और पवर्ग किससे होता है? ओठ से होता है, याद रखिएगा। देखो पंचमा अक्षर अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये आपका नाक से होता है। ञ अण, तो ये सब नाक से होता है ना? न म, तो ये पंचमा अक्षर आता है। अनुस्वार और चंद्र बिंदु ये सब भी आपका किससे होता है? नाक से, अनुनासिक से होता है। इसको आपको याद रखना है, नाक से होता है। नेक्स्ट उसके बाद दो चीजें याद रखनी है, ए तथा अय, ए तथा अय। ए अय आपका कंठ और तालु दोनों से होता है। ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों से होता है। ए अय एदैंतो बोलते हैं इसको, ए अय को एदैंतो बोलते हैं, यानी ए अय कंठ और तालु दोनों से होता है। और ओ औ ओदंतो बोलते हैं इसको, ये कंठ और ओष्ठ से होता है। ओ औ कंठ और ओष्ठ से, औ यानी ओष्ठ, ए अय कंठ और तालु, ठीक है ना? ए अय कंठ और तालु, औ यानी ओष्ठ भी आ रहा है, यानी ओ औ कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। और दंत और ओष्ठ से इसको दंतोष्ठ बोलते हैं। मात्र वह एक ऐसा वर्ण होता है जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। तो दंतोष्ठ यानी दंत और ओष्ठ से ओनली व बोला जाता है। वो वीडियो को 5 बार 6 बार देखिएगा, एक याद करने का प्रयास कीजिएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे याद मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? याद कराते रह जाऊंगा।
आ गया ये लो। उसके बाद आता है शब्द किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं दो या दो से अधिक है ना वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। आप लोग लिखते भी जाइएगा कॉपी में। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मोबाइल को आगे रख के वीडियो जब देखिएगा तब लिखिएगा, तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब शब्द को बहुत सारे भागों में बांटा गया है, तो शब्द को बहुत सारे भागों में बांटा गया है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है कि शब्दों के भेद चार आधार पे किए जाते हैं। एक नंबर अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे दो भेद होते हैं, सार्थक और निरार्थक। व्युत्पत्ति के आधार पे यानी रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, है ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे देखो व्युत्पत्ति अलग होता है और उत्पत्ति अलग होता है। उसके बाद रूपांतर के आधार पे, तो देखो अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, देखो शब्द चार भाग में बांटे गए हैं। एक अर्थ के आधार पे, दूसरा व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पे, तीसरा उत्पत्ति के आधार पे और चौथा रूपांतर के आधार पे। तो जिसमें से ये तीन को इंपॉर्टेंट होता है, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए लोग ध्यान से, अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक और दूसरे होते हैं निरार्थक। ठीक है, अर्थ के आधार पे कितने शब्द के भेद हो गए, दो। एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरार्थक। सार्थक शब्द उन्हें कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं चलो चाय वाय की पिया जाए, तो चाय तो समझ में आ रहा है भाई, वाय को जी है। कहता है चलो पार्टी साटी किया जाए, पार्टी तो समझ में आ रहा है, वाटी को जी है ना। मूड खराब हो गया, मूड तो खराब हो गया, ऊंट कती है। तो ये सब जो लास्ट में हम लोग जोड़ते हैं, है ना, रोटी वोटी खाते हैं, रोटी तो समझ में आ रहा है, ओटी कौन सी है, तो ये सब जो लास्ट वाले हैं वो सब निरार्थक कहलाते हैं। जैसे रोटी, रोटी वोटी, तो रोटी सार्थक हो गया, ओटी कौन सी हो गया, निरार्थक हो गया। तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सुरती उर्ती लेके आओ, है ना, समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, निरार्थक समझ में आ गया। आगे देखिए लोग, अब देखिए बनावट के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट यानी व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, बनावट यानी रचना, तीन गो। व्युत्पत्ति भी कह सकता है, देखिए एग्जाम में पूछेगा व्युत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति नहीं, व्युत्पत्ति यानी रचना, बनाने की, बनावट या रचना एक एक कहते हैं, के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। सॉरी हमने उसके मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। उत्पत्ति के आधार पे चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पे आपके तीन होते हैं, ठीक है ना। व्युत्पत्ति यानी रचना के आधार पे तीन होते हैं। कौन कौन, योग, यौगिक और योग रूढ़, तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पे चार हो गए, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पे तीन हो गए। व्युत्पत्ति का मतलब रचना यानी बनावट, इसके आधार पे कितने हो गए, तीन। योग, यौगिक और योग रूढ़। तो आपको बता दें सबसे पहले रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है। रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, एकदम सिंगल अर्थ निकल। जैसे पानी, पानी को तोड़िएगा कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जल, छाता, हाथ, पकौड़ी, तो ये सब कोई अर्थ निकल रहा है, तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इनको कहेंगे रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे राज, लोटा, रोग, सागर, आकाश, विद्या, etc। आप लिख भी सकते हैं मोबाइल को आगे रख के वीडियो देख देख के, ठीक है ना। हम यहाँ पे समझाते चलते हैं आप लोग। चलिए उसके बाद देखते हैं यौगिक। उसके बाद दो नंबर है यौगिक शब्द। अब यौगिक क्या होता है तो आपको बताते हैं। जब शब्दों को तोड़िएगा और उसके दो भाग होंगे और दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे तो उन्हें हम लोग कहते हैं यौगिक, ठीक है। शब्दों को तोड़ने पे दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता हो उन्हें कहते हैं हम लोग यौगिक। जैसे हम कहेंगे पंकज नहीं कर सकते हैं, जैसे हम कहेंगे विद्यालय, तो विद्यालय कहेंगे तो विद्या और आलय, विद्या का मतलब विद्या, आलय माने घर, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल गया तो विद्यालय हो गया। तो ये शब्द आपके कहलाएंगे यौगिक। जैसे कि विद्यालय, विद्या सागर, विद्या का सागर, तो विद्या एक अलग अर्थ हो गया, सागर एक अलग अर्थ दे दिए, दो अर्थ निकल गया। पाठशाला, पढ़ने वाला घर, हिम का घर, हिमालय, राज का रोग, राज रोग, ये सब यौगिक शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकल जाता हो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं।
उसके बाद तीसरा आता है आपका, जो तीसरा आता है वो होता है योग रूढ़ शब्द। तीसरा को क्या कहते हैं हम लोग? योग रूढ़ शब्द। इसको आपको याद रखना है। योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा अर्थ भी निकलता है, उन्हें हम कहते हैं योग रूढ़। जैसे पंकज, तो पंक माने कीचड़ और ज माने जल, पंकज माने कमल होता है। तो दोनों का तोड़े अलग अलग अर्थ निकल गया, लेकिन तीसरा अर्थ निकल गया कमल। दशानन, तो 10 हो आनंद जिसके, यानी कौन? रावण। लंबोदर, लंब है उदर जिसका, यानी गणेश। तो ये सब तीनों दो अर्थ निकल रहा है, लेकिन उसके अलावा तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पंकज, लंबोदर, है ना, तो ये सब आपके कौन होते हैं? योग रूढ़ होते हैं। यानी वैसे शब्द जिनको तोड़ने पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता हो, उसके अलावा तीसरा अर्थ भी निकलता हो, उसे कहते हैं योग और रूढ़। यानी योग भी रहेगा और रूढ़ भी रहेगा, दोनों आपस में मिल जाएगा तो योग रूढ़ रहेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 5 भेद बताया है, लेकिन हमें 4 को भेद याद रखना है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के यहाँ पे 5 लिखा है, लेकिन 4 को याद रखना है। एक नंबर कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 गो। उत्पत्ति के आधार पे कितने याद रखना है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो तत्सम क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अग्नि, घृत, दुग्ध, है ना। तो ये सब संस्कृत, देखने में संस्कृत लगते हैं, यानी जो चीज देखने में संस्कृत जैसा लगे और हिंदी में दिया उसे क्या कहेंगे? तत्सम। क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे कि हम कहते हैं अंक, अंकुर, आज्ञा, आहार, इंद्रधन, ईस्या, इस, है ना। तो ये सब ऊर्जा, ऋतु, ये सब आपके क्या है? तो सभी क्या है? तत्सम है। दर्शन, धर्म, धूप, नगर, पथ, तो ये सब तत्सम है। ठीक है। अग्नि, दुग्ध, घृत, ये सब क्या है? तत्सम है। और तद्भव किसे कहते हैं? जब तत्सम एकदम बिगड़ जाता है, अपने माता पिता के बस में रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अब तत्सम बिगड़ेगा कैसे? उसको बिगाड़ने में बहुत बड़ा हाथ है ना। देखो जैसे कि अब तो ये घृत है, ये घृत बोलो क्या है? तो कहिएगा सर ये है तत्सम, लेकिन जब बिगड़ जाता है, यह बन जाता है घी, तो ये हो गया तद्भव। तो तत्सम बिगड़ के क्या बन गया? घी। तो घृत संस्कृत शब्द था और घी क्या हो गया? हिंदी शब्द हो गया। तो तत्सम का तद्भव। जैसे हम कहेंगे कि दुग्ध, तो दुग्ध है आपका क्या है? तत्सम, लेकिन अगर हम इसको लिखेंगे कहेंगे दूध, तो दूध हो गया तद्भव। तो तत्सम, तद्भव। अग्नि, अग्नि माने तत्सम, आग, आग क्या हो गया? तद्भव। तो ये सब आपको समझ में, जैसे कि यहाँ पे देखो, अंक का तद्भव आंख, अग्नि का आग, अष्ट माने 8, ये संस्कृत हो गया। 8 माने 8, इक्ष माने ऊख, ईख माने होता है भोजपुरी में ऊन, ये तत्सम हो गया। और ऊन क्या हो गया? तद्भव हो गया। दंश माने दंश मार दिया, यानी डंक मार दिया, तो डंक हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम। समझ गए? जैसे कि दुग्ध, तो दुग्ध हो गया तत्सम, दूध कौन सी हो गया? तद्भव। तो ये सब दिया हुआ है एक शॉर्ट में, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं देशज। अब देशज क्या होता है? तो देखिए, देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो देश की भाषा होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि खटिया, लोटा, छीपा, ये सब क्या है? देशज भाषा है। जैसे कि अंगोरा, आहड़ा लगा हुआ, अटकन, बटकन, अल टप्पू, आला, खच्चर, कुत्ता, कागड़ा, कबड्डी, उल उल्लू, खरारा, छीपा, लोटा, थरिया, ये सब कौन भाषा है? देश की भाषा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद से देशज समझ में आ जाएगा तो हम विदेशज यहाँ पे लिख दे रहे हैं। विदेशज, यहाँ पे विदेशज नहीं दिया ऐसा। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं विदेशज। विदेशज, देखो विदेश 3 को हो गया, चौथा होता है विदेशज। चौथा क्या होता है? विदेशज। तो विदेश से जो भाषा आई रहती है, विदेश की भाषा क्या कहलाती है? विदेशज। अब विदेश से बहुत सारी भाषाएं आई रहती हैं। एक उर्दू भी विदेशी भाषा है ना। उसके बाद फारसी भी विदेशी भाषा है,
अंग्रेजी भी क्या है, विदेशी भाषा है। बंगला, मतलब बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो विदेश से आई हुई है। जैसे हम कहते हैं कि खैरियत है, तो खैरियत क्या हो गया, उर्दू भाषा हो गया, ये विदेश की भाषा है। जैसे हम कहते हैं कि अलमारी लाओ, तो अलमारी क्या है, अंग्रेजी है, तो विदेशों भाषा है। जैसे हम कहते हैं कि रेलवे स्टेशन, तो विदेशों भाषा है। जैसे हम कहते हैं रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या है, विदेशी भाषा है, तो ये विदेशों कहते हैं। तो विदेशी भाषा में सभी भाषाएं आ जाएंगी, उर्दू, फारसी, ये सब भाषाएं, रोमन, है ना, ये सब विदेशी भाषाएं हो जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब हम लोग डायरेक्ट एक चीज देखेंगे शॉर्ट में, संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार का होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रववाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा से जाति का बोध होता है। द्रववाचक से द्रव पदार्थों का बोध होता है। समूहवाचक से समूह का बोध होता है। और भाववाचक से जिससे कि हमें भाव का बोध होता है, उसे देखा समझा नहीं जा सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समझा जाता हो लेकिन देखा या उसे सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेनली संज्ञा के मैंने 5वां भेद ही यहाँ पे लिया है, भाववाचक संज्ञा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जातिवाचक से भाववाचक बनाए, क्वेश्चन पूछ देता है कि व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाए, क्वेश्चन पूछ देता है कि माने ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए पूछता है। तो वही इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे अकबर, बीरबल, राम, मोहन, जैसे दिल्ली, ये सब व्यक्ति का नाम है या वस्तु का नाम है। और इसको भाववाचक बनाना है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सके, छुआ नहीं जा सके, फिजिकल टच नहीं हो सके। तो देखो अकबर नाम है अकबरी, तो अकबरी उनकी रचना है, रचना को कोई छू सकता है, वो रचना वो अचर अमर है। किताब को छू सकते हैं, उस रचना को छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। तो अकबर, अकबरी। राम, रामत्व, राम में कौन गुण था, रामत्व का गुण था, तो राम तो दिखाई देंगे लेकिन उनका गुण दिखाई नहीं देगा, या रामता। शिव, शिवता। हिटलर, हिटलर शाही। राजा, राजशाही, राजा राजशाही। नारद क्या करते थे, नारदी करते थे। नादिर शाह, नादिर शाही। तो ये सब चीजें हमें भाववाचक संज्ञा, यहाँ पे आप लोग इसको किताब में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक से भाववाचक, जैसे पिता, पिता का मतलब जातिवाचक संज्ञा, पिता में पितृत्व का गुण होता है। माता, ममता होता है, समझ रहे ना। पंडित, पंडिताई करते हैं। पशु में पशुता होता है या पशुत्व होता है। पुरुष में पुरुषत्व होता है। प्रतिनिधि में प्रतिनिधित्व होता है। पुष्प में पुष्प होता है। तो ये सभी चीजें आपकी क्या बना रही है, भाववाचक बना रही है। ये जातिवाचक से क्या बन रहा है, भाववाचक बन रहा है। जातिवाचक से क्या बन रहा है, भाववाचक बन रहा है। ठीक है। जैसे कलाकार, कलाकारी दिखाता है, तो कलाकार को देख सकते हैं लेकिन जो वो कलाकारी करता है वो नहीं देखते हैं हम लोग। कलाकारी वो सीख के आता है, आपको भले आंख से दिखाई देता है। तो कलाकार का क्या हो जाएगा, कलाकारी। ये सब है भाववाचक संज्ञा। किससे, जातिवाचक से भाववाचक। तो 2 चीज सीख लिए, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, जातिवाचक से भाववाचक। अब आगे देखिए, उसके बाद सर्वनाम से भाववाचक। उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है सर्वनाम। तो संज्ञा या संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाएंगे, जैसे कोई अपना, अपना से अपनापन। देखो पन जोड़ दिया, अपना से अपनापन, तो ये पन जोड़ दिया तो कौन संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। आप जब खो जाता है तो आपा हो जाता है, तो आप से आपा। मम, मम से ममत्व या ममता, मम से ममत्व या ममता। अंड से अंडकार। तो ये सब चीजें क्या है, आपकी भाववाचक है। उसके बाद अव्यय, अव्यय से भाववाचक संज्ञा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा। जैसे देखो खूब, खूब से खूबी। दूर, दूर से दूरी या दूरत्व। धिक, धिक से धिक्कार। निकट से निकटता या नौकट्य। बहुत से बहुतायत। भीतर से भीतरिया। वाह वाह से वाहवाही। शाबाशब से शाबाशी। तो ये सभी चीजें आपकी अव्यय से क्या बना रही है, भाववाचक बना रही है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, बढ़िया से इसको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। उसके बाद है विशेषण।
तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। जैसे कि लाल, सभी रंग लाल, सभी रंग भाववाचक होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि वह बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण है। वह बहुत बुरा है, बुरा है यानी विशेषण है। वह काला है, तो काला उसकी विशेषता है भाई, उसमें उसका कौन दोष है? ठीक है, आगे देखिए। देखो अंध, अंध माने तो अंध का अंधता या अंधत्व। कलंक, अकलंक माने पता अकलंक लाग गइल बा तो अकलंकता है ना। अच्छा, अच्छा का विशेषण क्या? अच्छा का भाववाचक क्या हो जाएगा? अच्छाई या अच्छापन, पन भी जोड़ दिए काम चल जाएगा। जैसे कि अद्भुत तो अद्भुतता, अधम अधमाई है ना। जैसे हम कहते हैं ना अनेक तो अनेकता, अनोखा अनोखापन, पन जोड़ दीजिएगा तो भाववाचक बनते चला जाएगा, है ना। तो ये सब भाववाचक संज्ञा होता है। तो बताइए बुरा का बुराई, अच्छा का अच्छाई, तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो विशेषण से भाववाचक बनाने के लिए कहेगा तो एक लाइन में इसको उतार लीजिएगा लोग सब, कोई कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।